जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 6 को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, भाग 6 में हम लोग राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार में जो कुछ भी था वो सब हम लोगों ने भाग 6 में पढ़ लिया है। देखिए, राज्य सरकार में सबसे पहले हम लोग राज्यपाल, फिर उसके बाद राज्यपाल के बाद सबसे पहले उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिपरिषद, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल, फिर उसके बाद हम लोगों ने महाधिवक्ता, फिर उसके बाद हम लोगों ने विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में पूरी तरह से पढ़ा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ा। यानी कि हम लोगों ने भाग 6 में राज्य सरकार से रिलेटेड जो कुछ भी था उस सब हम लोगों ने भाग 6 में पढ़ लिया है। देखिए, भाग 1 में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार था, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का क में मूल कर्तव्य, और भाग 5 में संघ था यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। ठीक है, अब देखिए भाग 6 के बाद आता है भाग 7। लेकिन देखिए भाग 7 को हमारे संविधान से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए भाग 7 में हम लोगों का जो राज्य, जो पहले राज्यों को ABCD 4 कैटेगरी में जब बांटा गया था, तो अब तो भाई हम लोग का वैसा कंडीशन नहीं है। अब तो हमारा राज्य स्टेट पूरे भारत संघ हो गया है, राज्य 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब उसको हटा दिया गया है। अब ABCD को हटाकर उसके स्थान पे हम लोगों का एक संघ बना दिया गया है, राज्यों का एक संघ बना दिया गया है। ठीक है, इसलिए भाग 7 में उन चारों राज्यों के बारे में दिया गया है, इसलिए संविधान से इसे भाग 7 को निकाल दिया गया है। इसलिए हमें भाग 7 की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग संख्या 8। ठीक है, देखिए भाग संख्या 8 में क्या दिया गया है, भाग संख्या 8 में हम लोग यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 8 में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग भाग 8 यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में भाग 8, देखिए भाग 8 को अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में रखा गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, इसको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में UT भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि देखिए केंद्र शासित, देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न ये, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि केंद्र शासित प्रदेश को क्यों बनाया गया है, इसकी जरूरत क्या थी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की? क्या जरूरत है भैया इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की? राज्य ही बना दीजिए। तो देखिए इसका 4-5 कारण है। इस 4-5 कारणों से भारत के संविधान निर्माताओं को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया और फिर बनाया जाएगा। और हालांकि अगर फ्यूचर में भी यदि कोई ऐसा कंडीशन आ जाए तब भी हम लोग बना सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण, सबसे पहला कारण क्या है कि यदि हमारे राज्य से कोई भी राज्य बहुत दूरी पर स्थित है, बहुत दूरी पे स्थित है, तो उसको हम लोग राज्य न करके केंद्र शासित प्रदेश कर सकते हैं। यदि राज्य बहुत दूरी पे स्थित है, यानी कि हम लोगों का राज्य से एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, बहुत दूरी पे स्थित है, तो हम लोग उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे सकते हैं। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल में लक्षद्वीप देखिए, अंडमान निकोबार, ये देखिए भारत से बहुत दूरी पे स्थित है, इसलिए उसे राज्य न करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, दूसरा में इसमें क्या बोला गया है कि यदि बहुत छोटा, देखिए राज्य तो एक, राज्य में सबसे पहले क्या है, राज्य 3 चीज से मिलाकर बनता है। सबसे पहले तो उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और उसकी उसमें शासन होना चाहिए। लेकिन क्षेत्रफल तो, कुछ तो क्षेत्रफल होना चाहिए। अब इतना नहीं कि एकदम छोटा हो जाए कि कुछ राजस्व ही नहीं मिल पा रहा है तो राज्य चलेगा कैसे? इसलिए यदि कोई राज्य बहुत ही छोटा है तो उसे राज्य न करके केंद्र शासित प्रदेश कहा जा सकता है। तो पहला ये हो गया कि वो बहुत दूरी पर हो, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, और दूसरा ये है कि वो बहुत ही छोटा हो, उसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा इसमें ये बताया गया है कि संस्कृति, कि किसी भी राज्य की संस्कृति यदि अलग है, संस्कृति का मतलब कि वहां की भाषा, मतलब सब कुछ वहां का अलग है। तो देखिए एक राज्य का अलग है और दूसरे राज्य का सटा हुआ अलग है, तो दिक्कत देखिए होता है, दोनों राज्यों में आपस में संबंध नहीं स्थापित हो पाता है, एक दूसरे से लोग बातचीत नहीं कर पाते हैं, लोग हमेशा एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। इसलिए यदि किसी राज्य की संस्कृति एकदम अलग थलग हो, उसे भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। तीसरा,
पहला क्या है कि वो बहुत दूरी पे स्थित हो, दूसरा क्या है कि वो बहुत ही छोटा हो, और तीसरा क्या है कि उसकी संस्कृति, यदि उसकी संस्कृति बहुत ही अलग हो तो उसे भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा सकता है। चौथा में बोला गया है कि विवादित क्षेत्र, यदि कोई विवादित क्षेत्र हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ में क्या है कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, इसलिए चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा को लेकर एक विवाद हो गया, एक विवादित क्षेत्र हो गया चंडीगढ़, इसलिए चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, किसको? चंडीगढ़ को। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा में विवादित होने के कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश दे दिया गया। ठीक है, तो कोई भी क्षेत्र यदि विवादित हो गया हो तो उसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। चौथा देखिए क्या है, पांचवा में देखिए क्या है कि सुरक्षा, कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य हो गया हो सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसे भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश दिया जाता है। जैसे सुरक्षा की दृष्टि में देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली हम लोगों की राजधानी है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत उपयोगी है, बहुत ही अत्यंत जरूरी है कि दिल्ली को राज्य न करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिए। पहला दिल्ली। दूसरा देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर भी सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या है, लद्दाख। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीन क्षेत्र ऐसा है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे राज्य का दर्जा न देकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो समझ गए कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का क्या कारण है, तो यही 5 कारण है जिससे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का कारण कर सकते हैं। पहला, वो बहुत दूरी पर हो, दूसरा बहुत ही छोटा हो, तीसरा विवादित क्षेत्र हो, चौथा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम हो, और पांचवा क्या है कि उसकी संस्कृति अलग हो। इस 5 कारणों से हम केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में किसका राज्य होता है, किसका शासन होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसमें बोला गया है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है, यहाँ के राज्य सरकार को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होती है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जहाँ की पूरी तरह से केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, उसको वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है। कौन? केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि वर्तमान में हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करेंगे। और हालांकि राज्यों को बहुत ही सीमित शक्ति दी जाती है यूनियन टेरिटरी के मामले में। ठीक है, बहुत ही सीमित शक्ति दी जाती है, और 90 या 95% शक्ति केंद्र सरकार सीधा नियंत्रण कंट्रोल करती है। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, राज्यों को बहुत ही सीमित शक्ति इसमें दी गई है। दूसरा, अब देखिए भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे पहले देखिए भारत में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए ऊपर से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक, ऊपर पर देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर नीचे आइए तो यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर दमन, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दो। देखिए सबसे पहले गुजरात में क्या है, दमन एंड दीव, और महाराष्ट्र में दादरा और नागर हवेली। ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे थे, इसलिए दोनों को एक मर्ज कर दिया गया है, यानी कि दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली एक बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आगे बढ़िए, एक होता है पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी हो गया, और एक देखिए एक बहुत ही दूरी पर है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। सबसे पहले पहला ऊपर से स्टार्ट करिए, सबसे पहले ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर नीचे आइए गुजरात के पास, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव। फिर नीचे बढ़िए, सबसे नीचे साउथ में जाएंगे तो पौंडीचेरी है। फिर उसके बाद एकदम समुद्र में चले जाइए आप, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये 8 देखिए ऐसा क्षेत्र है, 8 ऐसा है जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो समझ गए कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा देखिए क्या है, देखिए दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां अपना हाई कोर्ट है, और केंद्र शासित प्रदेश में इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या जो है बहुत ही सर्वाधिक है, मतलब 8 में से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, दिल्ली की है। इसलिए दिल्ली में क्या है कि एक हाई कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से दिल्ली का खुद का अपना एक हाई कोर्ट है, वो दूसरे के ऊपर उस पर डिपेंड नहीं है, दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं हो सकता है। दिल्ली उसका खुद का एक हाई कोर्ट है, क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है,
अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। देखिए इसमें क्या है, 562 द्वीप है, अलग अलग द्वीप जो होता है 562 द्वीप है दक्षिण, मतलब अंडमान और निकोबार, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा हो जाता है ये हम लोगों का अंडमान और निकोबार। तो याद रखिए जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली और क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान और निकोबार, ठीक, सबसे बड़ा होता है। तीसरा देखिए क्या होता है, देखिए इसमें और बताया गया है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे है। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे है। सबसे पहले कौन कौन समुद्र के किनारे है, तो गुजरात से स्टार्ट करिए, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव, फिर अंडमान निकोबार तो है ही, लक्षद्वीप है ही, फिर उसके बाद पांडिचेरी, ठीक है। तो लक्षद्वीप, पहले लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये तो आप जानते ही हैं, फिर उसके बाद दादरा और नगर हवेली और उसके बाद पांडिचेरी, ये 4 देखिए ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है वो समुद्र के किनारे है, ठीक है, क्या है, समुद्र के किनारे है, ठीक है। फिर देखिए आगे इसमें क्या है, देखिए नोट में बताया गया है कि 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं और उन पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है। देखिए यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि जिसकी जनसंख्या देखिए बहुत ज्यादा होती है। देखिए क्या होता है कि हमारे राज्य में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश का सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। तो भाई केंद्र सरकार क्या क्या करे, केंद्र सरकार के ऊपर पहले से ही इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो नहीं हैंडल कर पाती है। अगर यदि कोई छोटा केंद्र शासित प्रदेश रहता है तो उस पर आसानी से वो नियंत्रण कर सकती है, लेकिन यदि कोई बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से तो उसको भाई कैसे वो कवर कर पाती है, कैसे वो कंट्रोल कर पाती है, तो नहीं कर पाती है। इसलिए जो भी केंद्र शासित प्रदेश में जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक यानी कि ज्यादा है उसमें विधानसभा का गठन किया गया है, ठीक है। किसका गठन किया गया है, तो विधानसभा का गठन किया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में देखिए 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे पहला दिल्ली, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा लद्दाख, ठीक है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं और उन पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है। समझ गए, उन पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है, मानी कि विधानसभा है तो मुख्यमंत्री चुनाव वहां पे होता है, मुख्यमंत्री बैठते हैं और उन पर नियंत्रण किसका होता है, उपराज्यपाल का होता है। उपराज्यपाल को राष्ट्रपति की नियुक्त करते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है। तो समझ गए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 में विधानसभा होती है, ठीक है। आगे देखिए, जिस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या अधिक होती है वहां विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी में प्रशासक होते हैं। देखिए जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या, जिस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है वहां पे विधानसभा, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ये 3 लोगों का शासन होता है। विधानसभा तो पहले गठित होती है, तो विधानसभा जब गठित होती है तो फिर उसके बाद विधानसभा जब गठित हो जाती है तो फिर चुनाव होता है तो वहां पे मुख्यमंत्री बैठेंगे और मुख्यमंत्री पे कौन बैठता है, उपराज्यपाल बैठते हैं, ठीक है। और जहां पे देखिए कम जनसंख्या है वहां पे भी जो केंद्र सरकार है वो एक प्रशासक के रूप में किसी, जैसे कि कोई IAS अधिकारी है वो बहुत सीनियर हो चुका है तो उसे वो प्रशासक के हिसाब से उसको दे दिया जाता है कि भाई तुम ही संभाल लो उसको, ठीक है। कौन किसको, एक प्रशासक के रूप में जो IAS अधिकारी जो बहुत बड़े रैंक का हो जाता है उसको संभालने के लिए दिया जाता है। तो समझ गए कि बहुत ज्यादा जनसंख्या, यदि जिस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है वहां पे क्या होगा, विधानसभा, और जिस यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या सबसे कम है वहां पे एक प्रशासक होता है, ठीक है, वहां पे एक प्रशासक होता है। तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 239 से 242, और ये तो आप पढ़े नहीं है, केंद्र सरकार बनाए जाने के कारण ये सब होता है। तो ये है देखिए हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी जहां भी आपको नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से बतलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।